हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस बुक का चैप्टर 7 का पार्ट 2 कराने वाला हूँ, जो कि है प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो उसका अपनों ने पार्ट 1 कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, इससे पिछली वीडियो में अपलोडेड है। तो आज अपन इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, पार्ट 1 में अपनों ने इसका बेसिक समझा था कि अपन इस चैप्टर में प्रोसेसर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं और मेमोरी क्या होती है, उसका बेसिक समझा था अपनों ने। और अपनों ने रजिस्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। रजिस्टर्स के बाद अपने पास प्रोसेसर स्पीड, ये भी अपनों ने कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ से अपने को पढ़ना है आज से टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स, मतलब प्रोसेसर्स किस किस टाइप के आते हैं। तो इंस्टीड मैं बुक को प्रेफर करूँ, मतलब बुक में इसके नोट्स बना रखा हूँ, स्पेसिफिक नोट्स जो कि इसके अंदर दे रखे हैं और जो कि आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने होंगे। ठीक है, तो अपन वहीं से ही देखना चालू करते हैं। तो गाइस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर में से अपने पास 3 प्रोसेसर आएंगे: सिस्क प्रोसेसर, रिस्क प्रोसेसर और एपिक प्रोसेसर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस प्रोसेसर है, तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो सिस्क प्रोसेसर के बारे में बताने से पहले मैं एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे दूं सिस्क प्रोसेसर क्या है। तो देखो, सिस्क प्रोसेसर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अपने को पता है इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट मैंने आपको बताया था कि वो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर फीडेड होते हैं। जैसे कि 1110 का मतलब जब भी आ जाए तब उसको ऐड करना है, 1001 का मतलब आ जाए तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वैसे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड होते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन ये होगा, इसका इंस्ट्रक्शन ये होगा। ठीक है, तो सिस्क के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस यूज करते हैं, मतलब जो भी मतलब फ्रिक्वेंटली यूजर हैं वो तो करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर फीडेड रहते हैं कि सीपीयू को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़े, मतलब ऑलमोस्ट सब चीजें उसको इंस्ट्रक्शन सेट से ही मिल जाए। मतलब एक तो होता है एकदम बेसिक ऑपरेशन रूट से, कि है ना, क्या जैसे प्लस का उसको इंस्ट्रक्शन सेट दे रखा है, माइनस का दे रखा है, जो एकदम बेसिक है। एक है कि उसको जो जो यूज आ रहा है ना, मतलब जो जो थोड़ा भी यूज आ रहा है, मतलब जो भी ऑपरेशन थोड़ा भी यूज आ रहा है, थोड़ा भी यूज आ रहा है या फ्रिक्वेंटली यूज आ रहा है, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सेट में डाल दिए कि सीपीयू को बिल्कुल जोड़नी है कि है ना, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने के अंदर। जैसे तो इसके लिए क्या चाहिए, जैसे अपने को ऐड करने के लिए अपने को पता है एक एडर चाहिए, माना माइनस करने के लिए भी एडर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सर्किटरी चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारी सर्किटरी लगा दी गई, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट लगा दिए गए कि सीपीयू को बहुत कम काम करना पड़े और सारा काम वो इंस्ट्रक्शन सेट और सर्किटरी से हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर इतनी सर्किटरी, इतने सेट लगा दिए गए जिस कारण ये एक्सपेंसिव तो होगी। ठीक है, मतलब छोटे छोटे काम करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन सेट, और मतलब सीपीयू को कम से कम ना से ना काम करना पड़े, कि जो थोड़ा भी यूज आ रहा है उसकी सर्किटरी बना दी, उसका इंस्ट्रक्शन सेट लगा दिया गया। ठीक है, तो सीपीयू को कम से कम काम करना पड़े, है ना, और उसके अंदर सारा काम सर्किटरी से हो जाए, सर्किटरी और इंस्ट्रक्शन सेट से हो जाए, है ना। सीपीयू को लीस्ट टू लीस्ट ऑपरेशन कैलकुलेट करने पड़े, है ना, तो इसके कारण क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, तो सिस्क ऑपरेशन के अंदर तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं अब अपन। सिस्क का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म समझ गए, सी मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन मतलब इतनी सारे इंस्ट्रक्शन इसके अंदर भर देते हैं, जो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, कंटेन्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन, मैं वही बोल रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शन तो काम आती है इसके अंदर, प्लस थोड़ी बात भी जो बार बार आ रहा है पर इतना फ्रिक्वेंट नहीं आ रहा है, उनको भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट में फीड कर दिया जाता है। ठीक है, तो कंटेन्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन, है ना, तो हैव एडिशनल सर्किटरी। अब चूंकि इंस्ट्रक्शंस एडिशनल है तो सर्किटरी भी एडिशनल होगी। ठीक है, हैव वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन। अब इस थोड़े इसी चैप्टर में थोड़ा आगे आएगा कि वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन और फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। वैसे मैं आपको जनरली बता दूं, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन मतलब जो कि इंस्ट्रक्शन चेंज होते रहते हैं, मतलब फिक्स साइज के नहीं होते। जैसे बोल दिया एक तो कि 32 बिट के है ना, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बनाने हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन बने हुए होंगे ना, वो 32 बिट के होंगे। अब 32 बिट से कोई छोटा भी होगा पर लेगा 32 बिट ही। मान लो कोई ऑपरेशन है ना, क्या बोलते हैं, 32 बिट से छोटे का है पर वो लेगा 32 बिट ही।
है ना। पर मतलब फिक्स्ड रहते हैं कि 32 बिट के ऑपरेशन है सारे के सारे, ठीक है। हर ऑपरेशन 32 बिट लेगा। और एक होता है वेरिएबल इंस्ट्रक्शन, कोई 2 बिट ले रहा है, कोई 5 बिट ले रहा है, कोई मतलब कोई 6 बिट ले 8 बिट ले रहा है, ऐसे अलग अलग वेरिएबल इंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो इस सिस के अंदर वेरिएबल इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ठीक है। सपोर्ट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स, ये भी अपने आगे आएगा। ये डिफरेंट अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स को प्रेफर करता है। अभी आप सीधा याद कर लीजिए, सपोर्ट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, ये अलग अलग एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव है। कॉम्प्लेक्स का ही में डिफिकल्ट टू बिल्ड, इसको बनाने में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और अब बनाने में आती है एडिशनल चीजें लगा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सेट डाल रहे हैं, तो एक्सपेंसिव भी हो गई, ठीक है। तो ये प्रोसेसर और से एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है इसके अंदर, बस सिंपल, और कुछ भी याद नहीं रखना। इसकी फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसमें एडिशनल इंस्ट्रक्शन होते हैं तो एडिशनल सर्किटरी भी होगी, ठीक है। वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। सपोर्ट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है, आगे अपने समझेंगे। कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स है इसको बिल्ड करना और एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये आपको ये करना है। अब इसके आगे आता है रिस्क प्रोसेसर। अब रिस्क प्रोसेसर क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। उसके अंदर क्या था, सिस्क में अपने पास है ना, क्या बोलते हैं, सारा काम सीपीयू कर दे रहा था। सीपीयू के मतलब सीपीयू के इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह वो सब उनमें ही चीजें डाल दी गई थी कि सीपीयू को बहुत कम काम करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसके कारण क्या था, सीपीयू पे लोड कम पड़ रहा था, ठीक है। पर रिस्क के अंदर क्या है, रिस्क के अंदर ओनली जो बेसिक रूट जो फंक्शन है ना, कि भाई ये तो काम आएंगे, इनके तो इंस्ट्रक्शन सेट डालने ही पड़ेंगे, वरना मतलब इनके तो डालने ही पड़ेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन, इनके तो ये तो बेसिक है कि तो सब में आते ही है। तो वैसे बेसिक बेसिक एकदम जो फ्रिक्वेंटली काम आ रहे थे ना, कि ये तो आ रहे ही हैं, हर सेकंड में काम आ रहे हैं, तो ठीक है। तो वो ही केवल इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट डाले गए। तो इसके अंदर क्या है, सीपीयू पे बहुत लोड रहता है, सीपीयू खुद बहुत ज्यादा काम करता है। सीपीयू सिर्फ फ्रिक्वेंट इंस्ट्रक्शन लेता है और बाकी सारा का सारा लोड इस पे रहता है। कोई एक फ्रिक्वेंट ऑपरेशन होने वाला है, मतलब जो ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होता, सो इसके अंदर को तो क्या है, उसके अंदर उसका अलग से इंस्ट्रक्शन सेट रहता है, पर उसके अंदर इसको बेसिक से परफॉर्म करना पड़ता है चीजों को, ठीक है। तो ये होता है रिस्क। पर इसका ये फायदा है कि ये ना सस्ता पड़ता है, ठीक है, को इसमें एडिशनल सर्किटरी भी यूज नहीं होती, ठीक है। तो अपन देखते हैं रिस्क के बारे में। तो देखो, रिस्क की फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट को रिड्यूस कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यूज ओनली फ्रिक्वेंटली यूजेज इंस्ट्रक्शन सेट, जो एकदम फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शन सेट आ रहे हैं उनको ये काम में लेता है। फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, इसमें इंस्ट्रक्शन सेट की लेंथ जो है ना वो फिक्स्ड रहती है। फिक्स्ड मतलब फिक्स मतलब जैसे 32 बिट का है तो 32 बिट का ही रहेगा। उसके अंदर क्या था, वेरिएबल लेंथ अलग अलग, कोई 2 बिट का, कोई 6 बिट का, 8 बिट का, ऐसे था। इसके अंदर फिक्स्ड लेंथ के रहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। मोर लोड ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब सीपीयू पे ज्यादा लोड रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज क्या है, रिट्रीव ऑपरेंड्स ऑन रजिस्टर रेदर देन मेमोरी। सिस्क प्रोसेसर क्या था, ये पुराना प्रोसेसर था, इसके अंदर रजिस्टर्स वगैरह मेमोरी से ये लेता था, मतलब कोई भी अगर फैच करना होता था डाटा मेमोरी से लेता था, ठीक है, मेन मेमोरी से। पर यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्स आ गए थे, तो ये क्या है, रजिस्टर से है ना, क्या बोलते हैं, अपना डेटा फैच करता था ताकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो ये सब चीजों में फायदेमंद था, कॉस्ट इफेक्टिव था, ठीक है। और फास्टर भी था ही, क्योंकि ये रजिस्टर से रिट्रीव करता था। एक इसमें ड्रॉबैक था कि ये ना, क्या बोलते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन इसको जो लगभग फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, ठीक है, उनके इंस्ट्रक्शन सेट नहीं थे, उनको इसको स्क्रैच से डेवलप करना पड़ता था, तो सीपीयू पे ज्यादा लोड रहता था। पर एक इसका वो भी है, क्या बोलते हैं, पर्क भी है कि, है ना, क्या बोलते हैं, ये रजिस्टर से ऑपरेंड रिट्रीव करता था, ठीक है। अब इसके वर्क स्टेशन है 3 बहुत फेमस, जो कि आप याद कर लीजिए। आईबीएम का पावर, वर्क स्टेशन का नाम है आईबीएम कंपनी, उसका पावर। सन एक कंपनी, उसका वर्क स्टेशन का नाम स्पार्क। एचपी एक कंपनी, उसका वर्क स्टेशन का नाम पारिस। ये तीनों के तीनों रिस्क प्रोसेसर को यूज करते थे,
ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिए, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूजेज इंस्ट्रक्शन सेट, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट डाले हुए हैं। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ के इंस्ट्रक्शन सेट है, कंप्यूटर पे ज्यादा लोड रहता है ना। ये रजिस्टर से ऑपरेंड रिट्रीव करता है, ठीक है, रेदर देन मेमोरी से नहीं करता। ठीक है, इसके 3 फेमस वर्क स्टेशन है जिनका नाम है IBM का पावर, सन का स्पार्क और HP का पारिस्क। ठीक है, फिर और ये क्या है, चीपर, उसके कंपेयर में चीपर है। ठीक है, अब तीसरा आता है एपिक। एपिक के बारे में अपन समझते हैं। एपिक पहले बता दूं, ये एपिक जो है, नाम ही एपिक है, एपिक मतलब बहुत अच्छा, तो ये उन दोनों से अच्छा है। किससे? रिस्क से और सिस्क से, दोनों से बढ़िया है ये। क्यों बढ़िया है वो अपन आगे देखते हैं। देखो, एपिक की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग ना, कुछ पैरेलल सा आ रहा है, पैरेलल मतलब साथ साथ में कुछ होगा, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, टाइटर कपलिंग ऑफ कंपाइलर एंड प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर और कंपाइलर के बीच में ही काम है। मतलब प्रोसेसर और कंपाइलर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा काम आता है एपिक प्रोसेसर के अंदर। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है जो भी आप कोड लिखते हो ना, जो भी कोड लिखते हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब आपने एडिशन का ऑपरेशन बनाया, एडिशन का कोड बनाया, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए कि इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, उसे बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, और प्रोसेसर, इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग रहनी चाहिए, ये दोस्त रहनी चाहिए, काफी अच्छी बॉन्डिंग रहनी चाहिए, तभी एपिक प्रोसेसर काम करेगा। ठीक है, एपिक प्रोसेसर के लिए जरूरी है कि कंपाइलर और प्रोसेसर के बीच में बहुत टाइट बॉन्ड हो। ठीक है, यूज 3 की टेक्निक से 3 टेक्निक्स को यूज करता है। वो 3 टेक्निक्स क्या है? पहली है एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म, ठीक है, दूसरी है प्रेडिक्शन, और तीसरी आ जाएगी स्पेक्यूलेशन। ठीक है, तो अपन एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म। तो एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म में क्या है, अपनों ने मान लो 1000 लाइन का एक कोड लिखा। ठीक है, 1000 लाइन का एक कोड लिखा, तो उसमें से कंपाइलर क्या करेगा, जो भी सिमिलर टाइप के इंस्ट्रक्शंस है ना, कोड है, जैसे कि मान लो आप एक फंक्शन नाम का टॉपिक पढ़ोगे, जब कोडिंग पढ़ोगे, आप अगर पढ़ चुके हो तो आप जानते होंगे। फंक्शन में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर टाइप का कोड लिखते हो कि भाई इसको है ना, क्या बोलते हैं, लेट से असेंडिंग ऑर्डर में जचाना है, तो उसका अलग फंक्शन बना दिए। ठीक है, जो मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करता हो उसे बोलते हैं फंक्शन कोड के अंदर, या फिर आगे पढ़ लेना आप जब कोडिंग आएगी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, ये सिमिलर टाइप के इंस्ट्रक्शन है, या फिर सिमिलर टाइप के आपने फंक्शन सुना है, या फिर क्लासेस बना दी सिमिलर टाइप की, आगे आएंगी। तो मतलब ये बेसिकली मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो सिमिलर टाइप का कोड, मतलब जैसे मान लो इसके अंदर 88 लाइंस का कोड अलग जगह रख लिया। ठीक है, 256 लाइंस का कोड अलग जगह रख दिया। ये सब कैसे जचा रहा है इसको, जो जो सिमिलर टाइप के है ना उनको एक जगह जचा दिया है ना, सबको सिमिलर टाइप के, ऐसे करके पूरे 1000 लाइनों को बांट दिया इसने। ठीक है, 1000 लाइनों या 1000 पेजों को बांट दिया अलग अलग। ठीक है, और बांट दिया तो बांट के फिर वहां में प्रोसेसर को देता है, और प्रोसेसर क्या है, इन सबको पैरेलली एग्जीक्यूट करता है, इसको साथ में, फिर और भी जो सिमिलर टाइप के इंस्ट्रक्शन है उनको साथ में। तो एपिक प्रोसेसर क्या करता है, इन सबको पैरेलली एग्जीक्यूट करता है। तो इससे क्या होता है, फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाता है। एक तो 1000 लाइन को वैसे एग्जीक्यूट करे, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट कर रहा है, और एक आना क्या होता है, सिमिलर टाइप के इंस्ट्रक्शन कंपाइलर जचा के दे दिया, फिर वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ये मतलब दो जनों का साथ हो गया, एक जना मतलब एक तो एक अकेला जना करे सारा काम, एक 2 जने मिलके करे, एक जना अरेंज करे, एक जना उनका वर्क कर दे। ठीक है, तो ये अरेंज करने का काम कर रहा है, ये उनको एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है। तो एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म मतलब समझ गए, पैरेललिज्म मतलब एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म, एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट करता है उनको। अरेंज सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, पैरेलली एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट्स। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन पढ़ने से पहले इसमें कीवर्ड आता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या होता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन, आई थिंक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पर मैं वापस बता देता हूं। ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहा है। सीक्वेंस में मतलब 1001 को एड्रेस पहले एग्जीक्यूट किया, फिर 1002 एग्जीक्यूट किया, ऐसे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहा है। पर बीच में ही कभी कभार क्या आता है, ऐसे इंस्ट्रक्शन आते हैं जो कि बीच में लाइन तोड़ देते हैं। मतलब एक वो शैतान बच्चों की तरह है, जैसे 1007वां इंस्ट्रक्शन आया, इसके बाद एकदम से अपना जंप करके 1025वां इंस्ट्रक्शन आ गया।
ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब या तो गो टू स्टेटमेंट या फिर कई स्टेटमेंट होते हैं जो कि दूसरी जगह पहुंचा देते हैं अपने को। ठीक है, कोड के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उनसे बचने की कोशिश करता है। क्यों बचने की कोशिश करता है? क्योंकि इसे जंप करके फिर वापस उधर आना पड़ता है, तो उसके अंदर टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इन ब्रांच इंस्ट्रक्शन से बचने की कोशिश करता है जो कि ये सीक्वेंस तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ लो अल्टर और डिस्टर्ब द एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंस, एग्जीक्यूट हो रहा है उस सीक्वेंस को तोड़ देता है। प्रोसेसर ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम ब्रांच इंस्ट्रक्शन एज मच एज इट कैन, जितना वो बच सकता है। अब आखिर में आ ही गया तब तो क्या करे, आगे कुआ पीछे का ही है तब तो क्या करे, पर जितना हो सके वो बचने की कोशिश करेगा उससे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है वो, इसके लिए ये करता है, फर्स्ट कंपाइलर मेक सिमिलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैंने बताया वैसे सिमिलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो क्रिएट कर देगा कंपाइलर। ठीक है, उसके बाद एक कन्वेंशनल जो नॉर्मल और प्रोसेसर होता है और एक एपिक प्रोसेसर, उनमें फर्क कहां आता है वो देखो। कन्वेंशनल या नॉर्मल प्रोसेसर वो क्या करता है, ठीक है, नॉर्मल जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, अलग अलग, ये है नॉर्मल प्रोसेसर। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेसर क्या करता है, नॉर्मल प्रोसेसर क्या करता है, वो प्रिडिक्ट करता है एक पाथ, कि मैं एक ऐसे पाथ से जाऊंगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यहां से एग्जीक्यूट करना चालू करूंगा, फिर एग्जीक्यूट करते 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 ऐसे करूंगा, इसमें मुझे कम से कम ब्रांच इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। ठीक है, या फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो एक पाथ ढूंढता है, पहले ढूंढता है, जाता नहीं है उस पर, एग्जीक्यूट नहीं करता, ढूंढता है। ठीक है, अगर वो ढूंढता है उसमें कोई ब्रांच मिस प्रिडिक्ट मिला, ब्रांच मिस प्रिडिक्ट, इस कीवर्ड का नाम याद रखो अच्छे से, ब्रांच मिस प्रिडिक्ट, मतलब उसने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट यानी फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं ना, वैसे प्रिडिक्ट किया उसने, किसने, कन्वेंशनल नॉर्मल प्रोसेसर ने, उसने प्रिडिक्ट किया कि इस पाथ से अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, पर अगर मिल गया तो उसे बोलते हैं ब्रांच मिस प्रिडिक्ट। ठीक है, और अगर ब्रांच मिस प्रिडिक्ट हो गया तो वो वापस उस अगला पार्ट ढूंढता है, उसके अंदर फिर से मिल गया तो ब्रांच मिस प्रिडिक्ट हो जाएगा, फिर वो वापस ढूंढेगा, फिर उसमें फिर से मिल गया तो फिर से ब्रांच मिस प्रिडिक्ट हो जाएगा और फिर वापस ढूंढेगा, और फाइनली आखिरी बार पूरा मिल गया तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मल एपिक प्रोसेसर को छोड़ के बाकी सब में। एपिक प्रोसेसर क्या करता है, एपिक प्रोसेसर एक साथ, एपिक प्रोसेसर सारे पाथ्स देख लेता है, जितने पाथ है ना उन सबको देख लेता है, और जिसमें उसको फ्रूटफुल पाथ मिलता है, मतलब एक साथ ही वो 100 पाथ देख लिया। ठीक है, फिर 100 पाथ में जो भी उसको जचा, हाँ ये वाला सही है, तो उसके अंदर वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये कौन करता है, एपिक प्रोसेसर, और बाकी सब प्रोसेसर एक एक पाथ देखते हैं, जैसी ब्रांच में प्रिडिक्ट लिखा वो हट जाता है, फिर दूसरा पाथ देखते हैं, और ये एक बारी में 100 पाथ देख लेता है, उनमें से बेस्ट पाथ को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, ये है प्रेडिक्शन। पहले अपने अनुसार पढ़ा एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म, फिर पढ़ा प्रेडिक्शन। ठीक है, ये देखो नीचे लिख रखा है, यूज ब्रांच प्रेडिक्शन एपिक प्रोसेसर एग्जीक्यूट ऑल पाथ विथ पैरेललिज्म एंड फाइंड बेस्ट पाथ विथ गिव फ्रूटफुल रिजल्ट, जो अपने को फ्रूटफुल डिजायर्ड रिजल्ट देगा उसमें वो चल जाएगा फाइनली। अब एपिक प्रोसेसर का तीसरा पार्ट है स्पेक्यूलेशन। एपिक प्रोसेसर में अब एक क्वालिटी क्या है, ये मैं बता दिया कि वो एक साथ एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, पैरेलली एग्जीक्यूट करता है, वो मैं बता ही दिया। अब एक और इसकी क्वालिटी क्या है, एक क्वालिटी ये क्या है, रिड्यूस द टाइम ऑफ मेमोरी टू प्रोसेसर डेटा ट्रांसफरिंग, मतलब मेमोरी से प्रोसेसर के पास डेटा जाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मेन मेमोरी से प्रोसेसर में टाइम लगता है, मतलब एज कंपेयर टू सीपीयू की स्पीड, मेमोरी की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, इस वजह से टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो ये प्रोसेसर क्या करता है, इस टाइम मिसमैच को कम करता है। ठीक है, और क्या करता, ये कैसे करता है उसको कम, ये क्या है, सीपीयू एग्जीक्यूट करने लगता है, जैसे इस ये अपने पास क्या बोलते हैं डाटा है, इसको एग्जीक्यूट करना है मेन मेमोरी से। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू लेट से इसको लिया, एग्जीक्यूट करने लगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उतनी देर में प्रोसेसर क्या करता है, दूसरे अगले इंस्ट्रक्शन को लाके पहले ही रेडी रख लेता है कि तू इधर खड़ा रहे, जैसे इसको चाहिए होगा चल जाना। ठीक है, फिर जैसे इसको एग्जीक्यूट करने लगता है तो पहले ही अगला वो ले आता है, मतलब पहले से ही रेडी रखता है डेटा को कि तू बस ये कर, उससे पहले तो तुझे दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से स्पीड इसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। डेटा कीप्स रेडी बिफोर प्रोसेसर रिक्वायर्स इट। ठीक है, इट कैन पोस्टपोन द एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शन को पोस्टपोन कर सकता है। मतलब कैसे, मतलब एक्सेप्शन आप पढ़ोगे कोडिंग में जाओगे कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि मैथमेटिकली या फिर इनकरेक्ट होती है, जिनकी वैल्यू नहीं होती, जैसे आप 2/0 लिख दिए,
अब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है ना, अनडिफाइंड होती है, कई जगह इनफाइनाइट भी बोलते हैं, वैसे अनडिफाइंड होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, 2/0। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो ये प्रोसेसर के पास पहले ये डेटा रेडी रखता है ना, तो उसको पता लग जाता है अरे ये तो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को पोस्टपोन कर सकता है, इसको बाद में रख दिया कि पहले बाकी सारा डेटा को ले आता हूं, इसको पहले पोस्टपोन कर दो, तो ये इट कैन पोस्टपोन द एक्सेप्शन। तो देखो इसकी कितनी क्वालिटीज निकल के आ रही है। एपिक प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है सिस्क और रिस्क से, ठीक है। पहला एपिक प्रोसेसर जो था वो था इटेनियम 64, इसे IA64 भी बोलता है। क्यों 64? क्योंकि 64 बिट पे काम करता था, 64 बिट पे काम करता था, ठीक है। 64 बिट का मतलब एक साथ 64 लाइंस बसेज है इसके अंदर, तो एक साथ 64 बसेज के अंदर ये डेटा ट्रांसफर कर सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये था एपिक प्रोसेसर। तो आपको इसमें यही याद रखना है, जो मैं पॉइंट्स बताया हूं वो सारे आपको याद रख लेना है। अब अपन आगे चलते हैं गाइस, अब अपन देखते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर। अब देखो पुराने जमाने में क्या होता था, एक कोर का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेसर है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर, इन तीनों से इसके अंदर एम्बेडेड कर देते थे बहुत सारे, और फिर इसको चलाते थे, ठीक है, इस प्रोसेसर को। तो इसके अंदर क्या है, इसको इंक्रीज करते जा रहे थे, स्पेस कम करते जा रहे थे और इसको इंक्रीज करते जा रहे थे कि कम से कम जगह में अपन ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर वगैरह लगा सके, ठीक है। तो इसका क्या परिणाम निकला, बढ़ाते गए 1 करोड़ कर दिए कंपोनेंट्स, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ULSI, VLSI, ठीक है। तो अब इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे कि और ज्यादा फास्ट स्पीड हो जाए, ठीक है। तो इससे ज्यादा इंक्रीज करने पे क्या दिक्कत आ रही थी, इससे ज्यादा इंक्रीज करने पे ये दिक्कत आ रही थी, जो ट्रांजिस्टर है उनको बहुत छोटा करना पड़ रहा था, इतना मिनिमम करना पड़ रहा था। सोचो आप इसके अंदर लगाओगे 1 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ बढ़ा रहे हो, तो उसकी साइज 10 गुना और छोटी करनी पड़ेगी आपको। तो इतनी छोटी हो जा रही थी कि ट्रांजिस्टर अब इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक ही नहीं कर पा रहा था, इतनी छोटी करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो अब ब्लॉक ही नहीं कर पा रहा तो फिर क्या काम का। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक ही कर लेता था, आई एम सो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर लेता था, मतलब उसके अंदर से पास भी नहीं हो पा रहे थे इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, इतना छोटा हो गया उसकी साइज की इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें से कई बीच में अटक जाते, पास ही नहीं हो पाते और वो पूरा खराब। तो इतनी दिक्कतें आ रही, वो छोटा करने के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा उसका खराब कर दिए, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, और बढ़ा भी दे रहे थे, तो एक दूसरी प्रॉब्लम, और एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर लिया, दूसरी बात इतने छोटे हो गए कि वो गर्म हीट अप बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, तो हीट अप होने से उसकी लाइफ टाइम भी जल्दी से खत्म हो जा रही थी, ठीक है। ये इसकी दूसरी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो इन दो दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्रोसेसर ना लेके 2 अलग अलग प्रोसेसर ले लिए, ठीक है। अब प्रोसेसर को यहाँ पे डिनोट किया जाता है कोर से, अगर अपन एक से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इसे कोर से डिनोट किया जाता है, कोर, कि ये क्या है, ड्यूअल कोर, 2 कोर हैं, ठीक है। तो इस 2 कोर के अंदर क्या किया गया, जैसे 1 करोड़ कंपोनेंट, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, 1 करोड़ कंपोनेंट्स एक तो इसमें लगाए गए, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट में मन से नहीं बता रहा, इस बुक के अंदर दे रखा है उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। 1 करोड़ कंपोनेंट्स एक तो एक पे लगाए गए, ठीक है। और एक बार क्या किया गया, 2 अलग अलग लिए गए प्रोसेसर्स और उन पे 50 लाख लगा दिए गए, इस पे 50 लाख कंपोनेंट्स और इस पे 50 लाख कंपोनेंट्स, ठीक है। और फिर देखा गया ये वाला जो जितनी स्पीड से काम कर रहा है ना, ये लेट से 1 इंटू स्पीड से काम कर रहा है, तो ये 1.5 इंटू काम ज्यादा कर ले रहा है इससे, मतलब 0.5 काम ज्यादा कर ले रहा है इससे, मतलब 1.5 गुना तेज है इससे, ठीक है। तो मतलब ये पता लगा कि ये बढ़ाने से मतलब नहीं है अपने को, अगर स्पीड फास्ट करनी है तो इसके टुकड़े करके अलग अलग कोर करके इनको बांट देना चाहिए, ठीक है। वहीं अपन क्या किए, इसको 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ाने के लिए अपन क्या किए, कंपोनेंट्स को अलग अलग कोर लेने के लग गए, फिर 2 की जगह 4 कोर लेने लग गए, 4 कोर में अलग अलग बांट दिए 25 लाख कंपोनेंट्स लेट से, ठीक है। सब में अलग अलग बांट दिए, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्वाड कोर, क्वाड यानी 4 का। फिर वहां में आया ऑक्टा कोर, 8 का कोर। अब आप सुनते होंगे कितने हैं इसके अंदर कोर, ऑक्टा कोर है, मतलब ऑक्टा कोर का मतलब क्या है, वही प्रोसेसर ही है, बस उसके टुकड़े करके 8 अलग अलग जगह उसके कंपोनेंट्स को बांट दिए हुए, ठीक है, उसे बोलते हैं कोर। तो यहां से अपन देखेंगे, तो सबसे पहले बता रहे ट्रांजिस्टर की कमी की, भाई है ना, क्या वो स्मॉलर होता गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पाया। दूसरी बात है ना, क्या ये हीट अप जल्दी हो जाता है, ठीक है।
ये आपने इधर दे रखा है, जनरेट मोर हीट एंड कंज्यूम मोर पावर, ज्यादा पावर भी लेता है, ठीक है। फिर अपन आगे देखेंगे तो आगे ये बता रखा है कि ए ड्यूअल कोर चिप रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस इज अबाउट 1.5 टाइम्स फास्टर देन द चिप विथ वन कंपेरेबल कोर, जो कि मैंने बताया आपको, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं अपने को, और ये तो फायदा मिल ही गया कि फास्ट चलता है, ठीक है ना। दूसरा फायदा ये मिला, इसके अंदर एक ही सर्किटरी लगा दो और चारों के चारों एक ही सर्किटरी को यूज ले लेंगे, है ना। चारों के चारों इसको कॉमनली यूज ले लेंगे एक ही सर्किटरी को, तो इसके अंदर अलग अलग ऐसे भी नहीं करना पड़ा कि इस कोर की अलग सर्किटरी, 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 ठीक है। सर्किटरी के अलावा ये कैश मेमोरी होती है उसको भी अलग अलग, मतलब सबके सब साथ में कॉमन यूज ले सकते हैं, तो इस कारण से इसकी कॉस्ट कम हो सकती है कि है ना कहते हैं एक साथ ले सकते हैं। पर ले सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है पूरी दुनिया में ही है ना कहते हैं ऐसे आते हैं, कई ऐसे भी कंप्यूटर आते हैं जिनमें सबके अलग 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 कैश होती है, अलग अलग इनकी मेमोरीज वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि इन ए मल्टी कोर प्रोसेसर ईच कोर हैज इट्स इंडिपेंडेंट कैश, इन सम डिजाइन्स ऑल कोर शेयर द सेम कैश, सबकी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, सबकी सेम भी हो सकती है। कैश भी, कैश मेमोरी भी अब आ गया, ये क्या होती है कैश मेमोरी, है ना। दूसरी बात क्या कि एक तो कैश मेमोरी सेम हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, दूसरी इनकी सर्किटरी अलग अलग या सेम हो सकती है, ठीक है। However, a multi-core, जो मैं टिक कर रखा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है। However, a multi-core chip can run multiple programs at the same time with each core handling a separate program, ठीक है। मतलब हर कोर अलग अलग प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली, हर कोई प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, कोई प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, सब साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं मिलके, ठीक है। अब आपको इसमें याद क्या करना है मैं बता तो रहा हूँ, जो मैं बताया हूँ ना इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि ना कहते हैं ज्यादा एफिशिएंट मल्टी कोर प्रोसेसर होता है या फिर क्या बोलते हैं नॉर्मल, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं ज्यादा क्या बोलते हैं ज्यादा फास्ट कौन सा चलता है, ऑक्टा कोर या फिर ड्यूअल कोर। तो आपको पता है जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना अच्छा एफिशिएंट काम करेगा, तो ऑक्टा कोर ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको इसमें मतलब थ्योरेटिकल थोड़ा और पॉलिश करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं मल्टी, इसमें आपको ये याद रखना है, देखो और एक चीज, ठीक है। एक तो वो बता दिए 1.5 टाइम्स इसके फास्टर होता है ना। क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो देख लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। मल्टी कोर टेक्नोलॉजी को क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंट और पावर अवेयर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, ये याद रखना, एनर्जी एफिशिएंट या फिर पावर अवेयर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज बता रखी है, थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं मे भी, ठीक है, कि जो इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस में कई वेंडर्स क्या है, हर कोर जैसे जैसे कोर बढ़ते जाते हैं ना इसके, वैसे वैसे वो प्राइस भी बढ़ाते जाते हैं। और कई लोग ऐसे बोलते हैं वेंडर्स की है ना क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोर बढ़ रहा है, सारे क्या बोलते हैं वो शेयर कर रहे हैं सब कुछ, है ना। और कंपोनेंट्स ही तो अलग अलग लगाए हैं अपने ने, कोई अलग काम तो किया नहीं, सिलिकॉन चिप पे अलग अलग कंपोनेंट्स लगाए हैं, तो हम प्राइस नहीं बढ़ाए उतनी, उसकी भी उतनी लेंगे उसकी भी उतनी, और कई अलग अलग कोर के जैसे जैसे कोर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। बस ये बात दे रखी है इसके अंदर। सॉफ्टवेयर वेंडर ऑफन चार्ज कस्टमर फॉर ईच प्रोसेसर दैट विल रन ऑन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं मल्टी कोर कितने टाइप के आते हैं, मतलब डुअल कोर मैंने बताया 2 कोर चिप को, क्वाड कोर मतलब 4 कोर पर चिप को, 8 कोर पर चिप मतलब एक चिप पे 8 कोर लगे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। कोर इसको ऑक्टा कोर भी बोलते हैं। 16 कोर्स पर चिप ऐसे भी आते हैं। 32 कोर्स पर चिप, एक पे 32 अलग अलग कोर बना दिए गए। 64 कोर्स पर चिप और सो ऑन, इसके आगे भी जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो कितने ज्यादा जा रहे हैं। और इसमें एक चीज नोटिस करोगे 2 की पावर में कोर्स बढ़ रहे हैं, 2 4 8 16 32 64, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं अपन पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। अब एक दिक्कत और क्या आ रही थी, मतलब एक प्रोसेसर कैसा टाइप करा गया, तो वो मैं बताता हूँ पावर एफिशिएंट। पावर एफिशिएंट मतलब बिजली कम खाए वो वाला प्रोसेसर, ठीक है, बिजली कम खाए वो वाला प्रोसेसर। तो इसके अंदर बता रखा है ट्रेडिशनली a system's performance was measured in terms of its processing power,
ठीक है। हाउएवर एक्सेसिव पावर कंजम्पशन बाय कंप्यूटिंग सिस्टम हैज नाउ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ज्यादा पावर ना खाए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी डिमांड हो। अब आप बोलोगे बिजली क्या ही कितनी खा लेता है अपना कंप्यूटर, है ना। तो इसकी बात नहीं कर रहा, जिनके सर्वर्स होते हैं, डेटा सर्वर होता है, जैसे यूट्यूब का डेटा सर्वर है, तो सोचो वहां पे कितने ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हो, कितनी ज्यादा बिजली खा जाएगा। तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है उनके अंदर, उसके अंदर। तब पावर एफिशिएंट प्रोसेसर्स बनाए गए, ठीक है। तो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर्स का मेन मोटिव क्या रहता है, वो कैसे कम करता है पावर, तो अपने को यहाँ पे दे रखा है डी ये मल्टीपल फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज पे रन करता है। अब मल्टीपल फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप लेट से कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है। उसके अंदर तो क्या होगा, आपका आपका ना पावर ज्यादा कंजम्पशन होगा, पावर का कंजम्पशन ज्यादा होगा। और वो कैसे होगा, फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज ये दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, फ्रिक्वेंसी वोल्टेज, ठीक है। तो इन दोनों को बढ़ा घटा के अलग अलग करा के कैसे भी करके आपका पावर ज्यादा से ज्यादा यूज होगा इसके अंदर, मतलब जितना ज्यादा यूज ले सकते हैं। वैसे ही आप नोट पैड पे काम कर रहे हो एकदम सिंपल, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी, पावर ये लेस यूज लेगा, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज के कॉम्बिनेशन से, जैसे अपन हाई एंड प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसके अंदर ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादा पावर लेगा, ठीक है। और अपन कोई लो एंड का प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसके अंदर कम पावर लेगा। बाकी सब में क्या होता है, फिक्स एक पावर जा रही है, उसी पावर के अंदर हाई एंड भी चल रहा है, लो एंड भी चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपन लो एंड पे काम कर रहे हैं वहां पे एक पावर कम ले रहा है, ठीक है। तो ये है पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, किसके, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के कॉम्बिनेशन से। तो इसके अंदर क्या आता है, एक आता है टर्म डीबीएस, जिसे बोलते हैं डिमांड बेस्ड स्विचिंग। जैसे जैसे डिमांड बदलेगी वैसे वैसे स्विचिंग, इस फ्रीक्वेंसी वोल्टेज स्विच हो जाएंगे और पावर कम लेगा या पावर ज्यादा लेगा। तो डीबीएस, इस फुल फॉर्म को याद रख लेना, डीबीएस डिमांड बेस्ड स्विचिंग। एक और फुल फॉर्म आती है यहाँ पे टीसीओ, वैसे ही पूछी जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब कितना खर्चा बन रहा है टोटल इसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर। ये टीसीओ ये फुल फॉर्म है, याद रख लेना, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है डीबीएस की फुल फॉर्म डिमांड बेस्ड स्विचिंग, ठीक है। कैसे काम करता है, डीबीएस टेक्नोलॉजी आर डिजाइन टू रन एट मल्टीपल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सेटिंग, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की सेटिंग पे चलता है, ठीक है। और इसका जो एक पॉपुलर एग्जांपल है वो है इंटेल का एक्सियन प्रोसेसर, जो कि इसी पे चलता है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर पे। अब आप एक चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, याद करो पहले पिछले मल्टी कोर प्रोसेसर में भी एक नाम बताया था, इट इज रेफर्ड एज पावर, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये था पावर अवेयर प्रोसेसर, ठीक है, ये है पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये आपका पावर एफिशिएंट प्रोसेसर के बारे में हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है जो मैं बता दिया। एक तो इसकी फुल फॉर्म डीबीएस डिमांड बेस्ड स्विचिंग, कैसे काम करता है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सेटिंग पे, इंटेल एक्सियन का प्रोसेसर इसका सबसे फेमस है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अपन मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोसेसर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगली वीडियो में अपन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे मेन मेमोरी सहित, ठीक है।